बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक मकबूल खेल है। इस खेल से वाबस्ता खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर क़द्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में क्रिकेट से वाबस्ता खिलाड़ियों और शख्सियात को अवामी सतह पर खासी पजीराई हासिल होती है। अलबत्ता इस खेल में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के वाक़यात ने इस खेल की साख को बुरी तरह मुतासिर किया, ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा। अफसोस, इस नासूर से पाकिस्तान क्रिकेट का माजी और हाल भी दागदार दिखाई दिया। मीडिया ने इस तनाजुर में अहम और कलीदी किरदार अदा किया। 2000 में जब जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उस वक्त प्रिंट मीडिया पर उस हवाले से शह सुर्खियाँ नुमायाँ रहीं। 2010 के दौरा इंग्लैंड में मोहम्मद आमिर, सलमान बट और मोहम्मद हाफिज के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लम्हा ब लम्हा इस बड़ी खबर पर नज़र रखी। अफसोस, स्पॉट फिक्सिंग का ये घिनौना खेल हमारी क्रिकेट की जड़ों को बुरी तरह न सिर्फ खोखला कर रहा है, बल्कि एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला इस वक्त जारी है। एक के बाद दूसरा स्कैंडल पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों को बुरी तरह हिला रहा है, मुतासिर कर रहा है। हालिया अरसे में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग और जुए की बाज़गश्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तवातुर के साथ हेडलाइंस की जीनत बना हुआ है। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बबांगे दहल कह रहा है कि इस मामले में उसके कमर्शियल पार्टनर ने गलती की, ताहम इस हवाले से मंजर आम पर आने वाली कहानियाँ थमने का नाम नहीं ले रहीं। वफाकी एक्ट 2017 की रोशनी में दुरुस्त हक़ाइक़ तक रसाई हर पाकिस्तान का बुनियादी हक है और अवाम तक दुरुस्त और जामे मालूमात की फराहमी मीडिया की असल जिम्मेदारी है, जिसके पेश नज़र इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमने भी रब्ता किया और चंद सवालात उनके सामने रखे। अफसोस, 2 माह से ज़्यादा वक्त होने को है, ताहम इस बारे में बोर्ड की जानिब से कोई वाज़े जवाब सामने ना आ सका। सवाल उठाना मीडिया का बुनियादी हक़ है, जिस पर अक्सर औक़ात नाराज़गी के साथ क़ानूनी चाराजोई और धमकी आमेज़ रवैये का भी सामना करना पड़ता है। अलबत्ता ज़िम्मेदार मीडिया का यही काम है कि दुरुस्त और अहम नौइयत की मालूमात की रसाई के सिलसिले में अपना काम जारी रखे। आखिर ये कहानी है क्या? पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 लाइव स्ट्रीमिंग और जुए की तशहीर। इस बारे में हम गुज़िश्ता चंद प्रोग्रामों में भी गुफ्तगू करते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते रहे हैं। आइए थोड़ा सा इस इशू को एक बार फिर ताज़ा करते हैं। कहानी है क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या कहते हैं, आइए देख लीजिए। पाकिस्तान में जुआ खेलना जुर्म है, लेकिन PSL 2020 में एक गैर मुल्की जुआ खिलाने वाली कंपनी से मुआहदा कैसे हो गया? PCB के चेयरमैन एहसान मानी कहते हैं कि कानूनी तौर पर जुआ खिलाने वाली कंपनी से मुआहदा कमर्शियल पार्टनर ने किया। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है। हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स थी वो एक ऑफशोर कंपनी, सिंगापुर बेस्ड कंपनी के पास हैं। उन्होंने इसको सब लाइसेंस कर दिया ऑन टू कंपनी जो बेटिंग बिजनेस में है। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं वो देख रहे हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान हुआ। ये हमारी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में है, जो हमारे और ये जो हमारे सब लाइसेंसीज थे PSL के लिए, इसमें उन्हें हमसे आके इजाज़त लेनी थी बिफोर दे कुड सेल ऑन। वो उन्हें नहीं ली, तो वो अपने ब्रीच में है अपने कॉन्ट्रैक्ट के, और इसको हमने एकदम जैसे हमें पता चला हमने रुकवा दिया। चेयरमैन PCB एहसान मानी के मुताबिक उन्हें पाकिस्तान की साख की फिक्र है। हमें जो फिक्र है कि वो पाकिस्तान की रेपुटेशन सिर्फ क्रिकेट की नहीं पर मुल्क की बात है। ये एहसान मानी कहते हैं कि उनके तमाम मुआहदों में लिखा होता है कि आप जुए के लिए फुटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बेटिंग इलीगल है, बैंड है, और हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स में हम कभी ये लिखा जाता है कि आप बेटिंग के लिए ये फुटेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो तस्वीर का एक रुख है। दूसरी तरफ जो इस तमाम सूरत हाल में नई अपडेट हुई है, उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। कहानी अब किस रुख की तरफ जारी है, उस पर अगर आप निगाह डालें तो मामला कुछ इस तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग में जुए की तशहीर के हवाले से मशरूत इजाज़त का इंकशाफ अब सामने आया है।
$10 लाख के 3 साला मुआहदे की आधी रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल चुकी है, ऐसा अखबारी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हर मुल्क के अपने क़वानीन होते हैं। शुएब नवीद पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इस मामले पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहते हैं, साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जुए को कानूनी हैसियत नहीं, इसलिए ऐसे इश्तिहार नहीं चल सकते। दूसरी तरफ सहाफ़ी सलीम खालिक ये कहते हैं कि जुए की कंपनी से मुआहदे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और ये तमाम सूरत हाल एक ऐसे मरहले पर मंजर आम पर आई है जब मई 2000 में सामने आने वाली जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट एक बार फिर मौजूए बहस है। उमर अकमल का पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 से पहले मुअत्तल होना, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उनको 3 साल की इस बुनियाद पर सज़ा देना कि वो एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी 2 बार करते हैं और उनको 3 साल की सज़ा दी जा चुकी है। अब दूसरी तरफ बोर्ड की सतह पर इस तरह के मामलात का सर उठाना किस तरफ मामलात को लेकर जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर नंबर 100 महमूद हामिद साहब। आपको खुश आमदीद कहेंगे। टेलीफोन लाइन पर लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबरा खालिद महमूद साहब। उनके साथ क़ानूनी मुशीर पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर पर गुफ्तगू करने वाले शेगान एजाज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ होंगे, और पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत महमूद हामिद साहब आपसे करता हूँ, और किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? आपके सामने तस्वीर की पूरी कहानी मौजूद है। सबसे पहले तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्क्रीम जो आप बता रहे हैं कि उस पर जो है वो तो खैर आप बता रहे हैं कि फ़ैसला किया है कि बड़ा उस पर सख्त इक़दाम करेगी पीसीबी, और होना भी चाहिए कि कैसे मुमकिन हुआ, और जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी अकाउंटेबल होनी चाहिए कि पाकिस्तान एक कंपनी के साथ अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी शिकें होती हैं, उसके क्लॉजेज़ होते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, फिर भी वो अगर वो कर गए और इतने मैचों के बाद आपको पता चलता है तो ये किसकी नेग्लिजेंस है, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को भी अकाउंटेबल नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। जैसे माजी में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं अब उसको आप ठीक करने जा रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो इतनी बिगड़ चुकी हैं कि डे बाय डे वो चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं। और जैसे आपने मलिक कय्यूम साहब की रिपोर्ट का आपने जो बोला है उसके ऊपर काफ़ी आजकल बहुत ही बहस चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी है, और प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप ये अपने फॉर्मर जो लेजेंड्स हैं उनके ऊपर इस तरह की बातें करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर जैसे मलिक कय्यूम साहब की जो भी सजेशंस थी, जो भी रिकमेंडेशंस थी, अगर उस वक्त बोर्ड उसके ऊपर अमल दरामद करता है उनके ऊपर उन चीज़ों को का, तो आज मैं नहीं समझता कि 20-25 साल के बाद ये सारी चीज़ें दोबारा निकल के सामने आती हैं। महमूद हामिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अब लाहौर चलेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबरा मोहतरम खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब, अब तक इंडिविजुअली सतह पर इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते रहे। फेलियर टू रिपोर्ट का मामला ताज़ा तरीन है। उमर अकमल को 3 साल की सज़ा हुई। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो माजी में भी इस तरह के कई मामला सामने आए हैं। आपके दौर में करप्शन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया गया, और आपके जाने के बाद मई 2000 में जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट सामने आई। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। कितने क्रिकेट बोर्ड आए, कितने चले गए, अब तक 33 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। 34वें सरबराह हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान मानी साहब। लेकिन बोर्ड की नाक के नीचे इस तरह का मामला कितना संजीदा और कितना हसास नौइयत का है? या आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में क्रिकेट से मुतल्लिक एक अहम मामले पर गुफ्तगू की दावत दी है। बड़ा अच्छा होता अगर आपके मेहमानों में आज क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा भी शामिल होता, तो फिर उसका नुक्ता नज़र भी हम जान लेते और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी पता चल जाती। लेकिन चलें, फिर कभी सही। दरअसल ये क्रिकेट की बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में क्रिकेट को चलाने वाला अदारा वक्तन फ़क्तन खुद ही कोई ऐसा मसला खड़ा कर देता है जिसकी कोई तुक नहीं बनती। क्रिकेट मैचों पर शर्तें लगाने का जो आज मामला दरपेश है, काफ़ी अर्सा पहले इसे अखबारात में उठाया गया, और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि आप भी इस पर प्रोग्राम करते रहे, ख़ासतौर पर
क्रिकेट के मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी, जिनका आपने भी नाम लिया है, सलीम खालिक साहब ने बहुत तफसील से इस पर लिखा और मैंने और कई दफ़ा लिखा, जिसको मैं पढ़ता रहा हूँ। बड़ी सीधी सी बात है कि जो मुल्क अपने आप को इस्लामी जमहूरिया कहता हो और जिसके आइन और कानून में जुआ और शर्तें लगाना मना हो और खिलाफ कानून हो, कैसे कोई जिम्मेदार अदारा इसकी ज़रा सी भी गुंजाइश पैदा कर सकता है या इसके लिए रास्ता निकाल सकता है या इसकी इजाज़त दे सकता है। जब पहली दफ़ा ये बात सामने आई तो क्रिकेट बोर्ड से किसी दर्जे में इस मामले से ताल्लुकी और लाजमी का इजहार किया गया। फिर बात आगे बढ़ी तो जिम्मेदारी कारोबारी शरीक पर डाल दी गई और ऐलान किया गया कि उसने हमसे इजाज़त देनी थी मज़ीद माहे करने के लिए, जो कि उसने नहीं दी। उससे वजाहत तलब की जाएगी और अगर वाकई ऐसा है तो इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात थी, जैसे अभी एहसान मानी साहब भी कह रहे थे, लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ। बल्कि एक अजीब सी तावील सामने आई कि माहे के मुताबिक शर्तें लगाने की सिर्फ इन मुल्कों में इजाज़त होगी जहाँ क्रिकेट पर शर्तें लगाना गैर कानूनी नहीं है, यानी जुआ वहाँ पे गैर कानूनी नहीं है, बैटिंग हो सकती है। अब इस मामले की मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं कि बज़ाहिर अभी तक ये माहिदा ना सिर्फ कायम दायम है बल्कि मतवक्को मुनाफे का कुछ हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसूल भी कर चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी और क्रिकेट बोर्ड बहुत जल्द इस सिलसिले में सारी सूरत हाल सामने ले आएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि इस्लामी जमहूरिया कहलाने वाले हमारे मुल्क का क्रिकेट बोर्ड एक ऐसे जरिए से अगर डॉलर कमाने की कोशिश कर रहा है जो शरन हराम है और कानूनन मना है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? और सवाल तो ये पैदा होता है कि कौन कर रहा है। मैं ज़ाती तौर पर, जैसे अभी एहसान मानी साहब की आपने रिकॉर्डिंग कोई सुनवाई है, मैं ज़ाती तौर पर तो उनके बारे में अच्छा गुमान रखता हूँ। वो काफ़ी तजर्बाकार भी हैं और सोच भी ठीक रखते हैं। फिर इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? मेरा ख्याल है कि इस तरह के मार्केटिंग के मामला जो वलायत से बरामद शुदा MD साहब आए हैं, वसीम खान साहब, उनके स्पोर्ट्स हैं, जिनके बारे में बताया जाता है, बल्कि उनकी बड़ी खूबी बयान की जाती है कि बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने अपने आबाई वतन यानी वलायत में एक मफलूकुल हाल काउंटी को खुशहाल कर दिया। तो जाहिर है कि कुछ इस किस्म के जो उन्होंने तदाबीर की होंगी और वही तदाबीर कारबन वो यहाँ आजमाने आ रहे हैं। फिर उनके एक साथी हैं जो चीफ ऑपरेटिंग अफसर, जो हाल ही में जिनका तकर्रुर हुआ है, मेरे ख्याल में उनको भी कुछ ना ज़्यादा तजुर्बा है ना कानून का। तो ये चीज़ें बिल्कुल इसकी गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए थी। जिस दिन अगर पता चल गया था कि कोई ऐसा वो कारोबारी जो शरीक है उसने कोई ऐसा मुआहदा किया है, तो टोक उसको बता देना चाहिए था कि नहीं हम कर सकते, चाहे किसी मुल्क में भी शर्तें लगे। ये ठीक है खालिद साहब, अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में आपने अपनी राय का इजहार किया और आपने एहसान मानी साहब की अहलियत पर, काबिलियत पर बिना किसी सवाल उठाए हुए कहा कि ये एक हसास मामला है और इसकी तह तक जाकर तहकीकात करनी चाहिए। 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम सूरत हाल में मंजर आम पर आया। एक 23 मार्च 2020 को ईमेल के ज़रिए, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की एक वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जवाब देते हुए मंजर आम पर आई, जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी, जो हम बार बार आपके सामने पेश करते हैं। ऑन द अदर साइड कानूनी मामला क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शेगान एजाज साहब से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई कानूनी मामलात में दूसरों की पैरवी करते रहे। शेगान एजाज साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आपने महमूद आमिर साहब की गुफ्तगू सुनी। अगर मैं कानूनी पहलू से आपसे ये जानना चाहूँ, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं, हमारे कमर्शियल पार्टनर से ये गलती सरजद हुई है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जो इस तमाम सूरत हाल में लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 3 साल का ये मुआहदा था और आधी रकम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिल गई है। ये अखबारी इत्तलात हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई तरदीद नहीं की, कोई अपने लबों को जुम्बिश नहीं दी। तो इस मामले को आप किस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान का कानून है उसमें प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत जुआ बिल्कुल मना है और उसके लिए सजा भी है।
और इसी तरह जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 37G जो है वो भी ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो गैम्बलिंग को रोकेगा। तो उसके बाद ये कहना कि जी जिस तरह खालिद महमूद साहब ने बात की कि ये बोर्ड ने ये कहा कि जी इजाजत उन मुल्कों में दी गई जहाँ पे गैम्बलिंग या बैटिंग अलाउड थी या जहाँ पे गैम्बलिंग या बैटिंग की इजाजत थी। तो जो हमारा पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड, वो तो ये कहता है कि अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म करता है तो उसके खिलाफ भी पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज होकर ट्रायल हो सकता है, यानी हमारा पीनल कोड पाकिस्तान से बाहर भी लागू होता है। तो ये जो चीज है ये तो बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड के लिए एक एम्बैरेसिंग सूरत हाल बन गई है। और ये चीज जो है ये बैटिंग क्यों कराई जाती है ये भी देखना है। बैटिंग से तो व्यूअरशिप बढ़ती है ना, लाइव स्ट्रीमिंग अगर होती है और अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और उस पर बेट्स लग रही हैं तो उसकी जो आम हालात में जो व्यूअरशिप होगी उससे बहुत व्यूअरशिप उसकी बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ये चीज है और ये बात सामने आई है कि ये $5 लाख जो है ये वसूल कर लिए हैं क्रिकेट बोर्ड ने उस मुआहदे के तहत। तो अगर क्रिकेट बोर्ड ने बर वक्त एक्शन लिया था तो ये 30 मैचेस तक ये लाइव स्ट्रीमिंग क्यों होती रही? बात यही सामने आ रही है कि PSL के 30 मैचेस तक ये लाइव स्ट्रीमिंग होती रही और उस पर बेट्स लगती रही। तो ये 30 मैचेस पे बेट्स किस तरह लगती रही, क्या PCB ने इस पे क्या एक्शन लिया? और ये चीज मानी नहीं जा सकती कि 30 मैचेस तक बेट्स लग रही हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है और PCB को इस चीज का इल्म ही ना हुआ। ये नहीं कि एक मैच पे हुआ या 2 मैच में होगा, ये 30 मैचेस के ऊपर ये होता रहा। लेकिन शेखान एजाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक फाल लीगल डिपार्टमेंट है और चूंकि आप कानूनी मामला देखते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी साहब ये कह रहे हैं कि हम जो भी मुआहिदा करते हैं उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ शामिल होती है कि हमारी किसी फुटेज को इस तरह के मामलात में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सारी सूरत हाल को मॉनिटर तो कर रहा होगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस मामले की हसासियत और संजीदगी सामने आई है। पे तो अगर मॉनिटर कर रहे थे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे और बहुत ज्यादा बेहतर मॉनिटरिंग की जरूरत थी। और ये ऐसा देखें, ये क्लॉज अगर पाकिस्तान में बैटिंग अलाउड नहीं है तो ये क्लॉज तो डाला नहीं जा सकता कि आप हमें इतला करके या हमारी इजाजत के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और बेट्स प्लेस हो सकती हैं। अगर यहाँ पे चीज मना है तो ये क्लॉज किस तरह डाला गया कि आप हमारी इजाजत से या हमें नोटिफाई करके आप ये कर सकते हैं? ये चीज तो नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो लीगल डिपार्टमेंट है वो नहीं क्या कि ऐसा क्लॉज वो डाल सकते थे अगर ऐसा क्लॉज डाला गया है किसी भी मुआहदे के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो ये बिल्कुल इलीगल है। और ये कहना जिस तरह मैंने पहले कहा, ये भी नहीं हो सकता कि आप बैटिंग की इजाजत उन ममालिक में दे दें जहाँ बैटिंग करना जायज है या लीगल है, क्योंकि ये चीज जो है ये पाकिस्तान में हो रही है और यहाँ पे ये ऑफेंस है और हमारा पीनल कोड जो है हमारे लोगों पे तो यहाँ से बाहर भी लागू होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शेखान एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक बार फिर खालिद महमूद साहब आपकी तरफ आऊँगा। तो खालिद महमूद साहब, इतने तजुर्बेकार और सीनियर लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पार्ट हैं, जिस तरह शेखान एजाज साहब ने गुफ्तगू की, तो अब इस मामले को आप किस तरह आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्या ये जो गुत्थी है वो आपको उलझती हुई दिखाई दे रही है या आपको लगता है कि इसका कोई सिरा है जो सुलझने की तरफ जाएगा? देखिए, आप जिनको तजर्बाकार और सब कुछ कह रहे हैं तो आप जानते हैं कि आजकल बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं जो ना उनका तजर्बा मानते हैं और ना उनको ये कुछ क्रेडिट देते हैं कि उनको किसी बात की समझ है। तो बज़ाहिर मामला जैसे आ रहे हैं, मैं बज़ाहिर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब क्रिकेट बोर्ड तो इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहा। मसलन अगर अखबारात में ये बात छपी है कि वो उन्होंने मुनाफे का निस्फ जो है वो वसूल कर दिया है, तो उसकी या तरदीद हो जानी चाहिए थी या उसकी कोई तावील हो जानी चाहिए थी, कैसा मामला है। तो अब मैं एक मफरूज़े के तौर पे ये सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि वाकई क्रिकेट बोर्ड ने ये पैसे वसूल कर दिए हैं। अगर पैसे वसूल कर लिए हैं तो फिर बहुत ही संजीदा मामला है, फिर ये बहुत ही हसास मामला बन चुका है, क्योंकि ये जैसे शायगान कह रहे थे कि ये किस तरह हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। एक प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ बॉल टैंपरिंग के हवाले से बात करेंगे। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और खेलों की सरगर्मियां इस वक्त रुकी हुई हैं, जमी हुई हैं, लेकिन खबरें हैं कि चली जा रही हैं। खेल पीछे रह गए हैं, इल्ज़ामात, स्कैंडल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रहे हैं
और आज हमने सोचा कि कुछ बॉल टैंपरिंग के हवाले से अपने शो में बात करते हैं। और इस हवाले से अब जबकि गेंद को थूक लगाने के हवाले से भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, तो ये भी बात आ रही है कि बॉल टैंपरिंग को जो है वो लीगल करार दे दिया जाए। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अब्दुल रऊफ़ साहब आपसे ये पूछूंगा कि वाकई बॉल टैंपरिंग होती है, और आप डोमेस्टिक क्रिकेट इतना लंबा खेले हैं, इस हवाले से बड़ी बातें होती रही हैं। जी बिल्कुल, बॉल टैंपरिंग होती है और इसकी सिर्फ एक शक्ल में नहीं होती कि आप इसको वैसलीन वगैरह से या किसी तरीके से शाइन करें। डिफरेंट मीन्स यूज करते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ इलाकों के या मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं अपने अपने हालात के मुताबिक वो एडजस्ट करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक जो वैसलीन वगैरह या चैपस्टिक वगैरह से एक भी बॉल टैंपरिंग होती है। इसके अलावा बहुत सी सीम खड़ी कर सकते हैं, ये भी बॉल टैंपरिंग की एक शेप है। इसके अलावा बॉल को वो एक साइड को रफ कर देना, उसके लिए अपने नाखून वगैरह यूज करना या कोई ऐसी चीजें रेगमार वगैरह या और इस तरह की चीजें वगैरह सैंड पेपर वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें काफी जो चीजें आ जाती हैं बॉल टैंपरिंग में। और मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है कि आईसीसी ने जो इजाजत दे रहे हैं बॉल टैंपरिंग की, तो ये भी वही तरीका बन जाएगा जिस तरीके से इन्होंने इलीगल बॉलिंग एक्शन वालों को क्रिकेट खेलने की इजाजत दी थी एक दौर में। तो इन्होंने तो आईसीसी ने तो कहा था कि जो जिसकी 15 डिग्री के नीचे बाजू का बैंड होगा उसको इजाजत दी जाएगी कि वो बॉलिंग कर सके इंटरनेशनल मैचेस में। अच्छा रऊफ, चूंकि आप सिर्फ बॉल टैंपरिंग तक बात कर रहे हैं तो आज इधर तक ही बात करेंगे, फिर वो इलीगल बॉलिंग एक्शन हम किसी अपने टॉपिक से हट जाएंगे। और आपने जिस तरह इस बात से इत्तेफाक किया, एतराफ़ किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट क्या हर तरह की क्रिकेट में बॉल टैंपरिंग होती रही है। हमारे इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब आए थे 4 मई 2020 को, और उन्होंने बबांगे दहल ये बात की थी कि कोई मीटिंग नहीं होती थी टीम की जब वो खेलते थे। या तो अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस से हम जीत जाते थे या फिर बॉल छील कर बॉल टैंपरिंग करके हम मैच जीत जाया करते थे। उन्होंने कहा क्या था वो आपको दिखाते हैं। आमिर सोहेल साहब, स्ट्रेट अवे मैं आपसे ये पूछूंगा, आपको कब पता चला कि आप 96 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में कप्तानी करने जा रहे हैं? और मैच से एक रात पहले कोई मीटिंग तो हुई होगी, उसमें वसीम अकरम साहब ने क्या कहा था आपसे कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? देखिए, मैच से एक दिन पहले हमारे पाकिस्तान में याहिया हुसैनी मीटिंग शीटिंग कोई नहीं हुआ करती थी। हम तो सिर्फ ये थे कि बैट्समैन स्कोर कर दें, उसके बाद जब हम लोग बॉल टेम्परिंग करके जब जीतना होता था जीत जाते थे। बॉल टेम्परिंग होती थी, बॉल स्विंग होना शुरू हो जाता था, हम जीत जाते थे। मीटिंग शीटिंग कोई नहीं होती थी। हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट जो था वो बिल्कुल ज़ीरो था। कभी हमने ये नहीं डिस्कस किया कि यार वो फलां बैट्समैन जो है ऑफ साइड के ऊपर वो तगड़ा है या वो टांग के ऊपर बहुत तगड़ा है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं थी। लेकिन जनाब, पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लंबे अरसे तक खेलने वाले और आज के हमारे मेहमान महमूद हामिद साहब जो हैं वो माजी में इस बात से मुकम्मल तौर पर जो है वो इख्तलाफ कर चुके हैं, और उन्होंने खुला ये बताया कि जी कोई बॉल टैंपरिंग वगैरह नहीं होती थी। महमूद हामिद साहब, यही कहा था आपने, और आपने कहा था कि मैंने तो कभी बॉल टैंपरिंग देखी नहीं। आना कि मैंने आपके सामने ये सवाल रखा, आपने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। अच्छा, आपने क्या कहा था वो मैं दिखा देता हूं आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो 4 जनवरी 2020 को महमूद हामिद ने हमारे प्रोग्राम में बॉल टैंपरिंग पर क्या कहा था, जरा वो देख लें। आपको बॉल बनाना आती थी? बॉल हम कभी बनाते कहते हैं इंग्लैंड के टूर पे वो खिलाड़ी बड़े जरूरी सिलेक्ट होते थे जो बॉल अच्छा बनाते थे। बॉल बनाना ये करना, ये बात ठीक है? नहीं, बॉल कब बनती थी? हमने तो कभी भी नहीं बनाई। नहीं, ये बॉल नहीं बनती थी। नहीं, बॉल कभी बनी नहीं। ये जो बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा पाकिस्तान टीम पर 92 में, गलत था? कब लगा? वसीम अकरम पे, वकार यूनुस पे गलत था 92 में? टेम्पर कभी कब इल्जाम? बॉल टैंपरिंग का इल्जाम नहीं लगा? नहीं, 92 के दौरा इंग्लैंड में क्या लगा? कहाँ नहीं लगा इल्जाम? कब लगा? कौन सी दुनिया में आप? किधर लगा? 92 के दौरा इंग्लैंड में महमूद हामिद साहब, पाकिस्तानी प्लेयर तो कभी भी टेम्पर करते हुए नहीं पकड़ा गया। कौन सा प्लेयर पाकिस्तान का पकड़ा गया? हाँ, शाहिद ने वो जो बस एक कर लिया था तो वो हुआ है। और कोई इंसिडेंट बताया? 92 में नहीं हुआ ये। 92 में वकार यूनुस के ऊपर और उसके साथ वसीम अकरम के ऊपर बॉल टैंपरिंग का कोई इल्जाम नहीं लगा। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए एविडेंस के ऊपर बात करें। एविडेंस, कौन सी बॉल पकड़ी गई? वो टेम्पर करते हुए नहीं पकड़ी गई। 2006 में ओवल में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जो टेस्ट मैच फॉरफिट हो गया था, वो भी गलत है। वो डिफरेंट नहीं, आप तो कह रहे हैं एविडेंस दे, मैं तो आपको बता रहा हूँ 92 में क्या हुआ, उसका बाद में फैसला क्या हुआ? उसके बाद क्या फैसला हुआ? वो तो दो बार फैसला चेंज हुआ। 2 बार फैसला चेंज हुआ। 2 बार फैसला चेंज हुआ। देखिए, बात दरअसल ये महमूद हामिद साहब, बॉल टैंपरिंग के बहुत से केसेस हैं। आप तो बिल्कुल स्टेट अवे रिफ्यूज कर रहे हैं। मैंने आपसे ये पूछा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी होते थे जो बॉल बनाते थे वो टूर पे सिलेक्ट हो जाते थे? नहीं, ऐसे नहीं होता था कि सिर्फ बॉल बनाने वाला जो है वो टूर पे चले जाए।
क्या कहा महमूद हामिद ने, ये आपने सुना? इससे पहले कि महमूद हामिद से मैं पूछूं, इसलिए कहते हैं पहले बोलो और उसके बाद पहले तोलो फिर बोलो। महमूद हामिद साहब ने बोला कि आप मुझे वाक़यात बता दें कि ऐसा क्या, कब, कहाँ, कैसे हुआ है। तो हमने ये भी निकाला कि कब, कहाँ, कैसे ऐसे वाक़यात हुए हैं और हमारे बॉलर्स पर इल्ज़ामात लगे, तो उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। तो जनाब 92 के दौरान इंग्लैंड की मैं बात कर रहा था, ठीक वर्ल्ड कप के बाद। तो 92 इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में वसीम अकरम वकार यूनुस पर बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम लगा। इल्ज़ाम लगने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जांच पड़ताल की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 2000 में श्रीलंका के खिलाफ वकार यूनुस को बॉल टैंपरिंग करने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा। वकार यूनुस क्रिकेट की तारीख में बॉल टैंपरिंग की वजह से पाबंदी का शिकार होने वाले पहले बॉलर बने। वकार यूनुस को एक मैच और मैच फीस का 50% जुर्माना किया गया। वकार यूनुस के साथ अजहर महमूद की भी 30% मैच फीस की कटौती हुई। 2003 न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंद से छेड़छाड़ करने पर शोएब अख्तर पर 75% मैच फीस और 2 मैच की पाबंदी लगी। 2006 में पाकिस्तान टीम पर बॉल टैंपरिंग करने का इल्ज़ाम लगा। आईसीसी ने इस मामले की तहकीकात की। इंक्वायरी के बाद फैसला पाकिस्तान के हक में आया और मैच ड्रॉ करार दिया गया। 2009 में इस मैच के नताइज फिर तब्दील हुए और आईसीसी ने इंग्लैंड के इस मैच को फातेह करार दे दिया। 2010 में शाहिद आफरीदी भी बॉल टैंपरिंग की जद में आए। शाहिद आफरीदी को गेंद चबाने पर कैमरे में देखा गया और उन पर 2 T20 मैचों की पाबंदी लगी। जी महमूद हामिद साहब। देखिए, मैंने ये कहा था 92 में कि आप जो बात कर रहे थे उसके अंदर, तो मैंने कहा था इल्ज़ाम ज़रूर लगा, इल्ज़ाम लगा लेकिन प्रूव नहीं हो सका। तो जब इल्ज़ाम प्रूव नहीं हो सका तो आप उसको नहीं कह सकते ना कि हाँ कि भाई आपके लड़के। अब मैं ये कहता हूँ कि हम जो से रऊफ़ ने भी कहा कि बॉल टेम्पर होती है, उसने ये नहीं बॉल टेम्पर होती है, मुख्तलिफ जावियों से बॉल टेम्पर होती है। उसने ये नहीं कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है या इंटरनेशनल क्रिकेट में होती है, ऐसी बात उसने नहीं की है। बॉल टेम्पर ज़रूर होती है कि बहुत से लोगों ने सैंड पेपर यूज़ किए, कोई नाखून यूज़ करता है, कोई उसको एक रेसिन लगा के उसको यूज़ करने, ये सारी टेम्परिंग में ही आती हैं सारी चीज़ें। लेकिन मैंने ये बात की थी कि इल्ज़ाम उस जब लगता है तो उसको प्रूव करना पड़ता है। कोई भी अगर आप गलत काम करते हैं, जब इंज़माम की कप्तानी में उस डेरेन हेयर ने जो बॉल पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये बॉल टेम्पर हुई है, तो उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं उस लिहाज से बात कर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा था कि टेम्पर नहीं होती, टेम्पर बॉल हर जगह पे हुई है बॉल टेम्पर, लेकिन पकड़े जाने पे इल्ज़ाम लगता है तो आप पे प्रूव होना चाहिए कि हाँ बॉल ख़राब हुआ है। बॉल ख़राब नहीं, अगर आप प्रूफ शो कर सकते तो फिर बेकार हो जाती है। मैंने आपको इतने वाक़यात दिखाए, इल्ज़ाम लगे, इल्ज़ाम से क्लियर भी हुए, किसको कब जुर्माना हुआ, किसको कितने मैचों का फ़ाइन हुआ, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप दूसरी बात कर रहे हैं और दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि कौन बॉल टैंपरिंग करता था, कैसे करता था। तो पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम साहब ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा से उनके यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू की और उनको कहा कि जनाब 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड में बॉल कैसे रिवर्स स्विंग होता था, अब ये मत पूछना कि कैसे होता था। उन्होंने कहा क्या, वो भी आपको दिखा देते हैं। रिवर्स स्विंग 10वें ओवर में शुरू हो जाती थी, डोंट आस्क मी व्हाई, बट हो जाती थी 10वें ओवर में। Why it started वसीम भाई? अभी तुमने आर्टिकल नहीं पढ़ा, वो सोच रहे हैं कि आप परमिशन दे दें कि गेंद को जो मर्जी करो, थूक ना लगाओ। वो अभी ये क्रिक इन्फो पे आया आर्टिकल, आया है। तो मैंने उसमें सोचा, ये जिसने भी आर्टिकल लिखे उसने ये नहीं सोचा कि तुम बॉटल टॉप भी दे दोगे तो गेंद जब शाइन नहीं होगी तो क्या करेंगे, स्विंग तो होगा नहीं। एग्जैक्टली। साथ में क्रीम की बोतल भी देनी पड़ेगी, बेटा ये लो वैसलीन, ये भी लगा के शाइन करते रहो। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो अब रऊफ साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वसीम अकरम ने क्या कहा, महमूद हामिद साहब ने क्या कहा, आप तो खुद एक फास्ट बॉलर रहे हैं। तो अब ये जो बॉल टैंपरिंग की बहस चल रही है कि जनाब बॉल टैंपरिंग को लीगल कर दिया जाए, वसीम अकरम साहब कह रहे थे कि सोल्यूशन भी मिलना चाहिए, बॉल का ढक्कन भी मिलना चाहिए, बॉटल का ढक्कन भी मिलना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बॉल टैंपरिंग होती है और ये पूरी दुनिया में होती है। हर इलाके के अपने अपने जो मौसम है, जो कंडीशन है और जो हालात हैं उनके मुताबिक होती है। अब बात यह है कि जब आईसीसी अगर एक चीज़, अगर किसी चीज़ से वैसलीन वगैरह से बॉल टैंपरिंग की इजाज़त देगा तो दूसरी जगह सिर्फ एक शेप बॉल टैंपरिंग की नहीं है, इसमें 3-4 तरीके आ जाते हैं। एक प्लेयर फिर उसके बाद दूसरा, अगर एक प्लेयर बॉल की सीम अगर ऊपर करता पकड़ा जाएगा तो वो तो कहेगा कि मैं बॉल की जो सीम थी उसमें से वैसलीन या जो मैंने अनफेयर मीन्स के लिए आपने यूज के लिए दिए वो निकाल रहा था, तो इसलिए मुझसे ये फाइन नहीं बनता। फिर जो तीसरा प्लेयर आएगा वो ये कहेगा कि मैंने बॉल को जब रफ करना शुरू कर देगा किसी सैंड पेपर से या नाखून से या किसी भी चीज़ से नीचे मार के,
तो वो फिर ये प्ले लेगा कि एक साइड पर वैक्सीन ज्यादा लगी हुई थी तो मैं दूसरी साइड से स्विच कर रहा था, तो मैं इसलिए इसको नीचे मार रहा था क्योंकि मेरे हाथ में बॉल स्लिप हो रहा था। जब आप एक दफा इजाजत दे देंगे बॉल टेम्परिंग की, तो फिर जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करेंगे और फिर वो इसको ये एक टोटल डिफरेंट आर्ट बन जाएगा और फिर इसको आप किसी तरीके से भी इसकी ऑस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे और ये हमेशा के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। इसीलिए मैंने पीछे जो इलीगल बॉलिंग एक्शन थी उसकी एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि आईसीसी ने 10% का इजाजत दी थी और हमारे जो कई प्लेयर्स हैं वो 40-50% तक ये एल्बो बैंड करके बॉलिंग करते रहे हैं। तो अगर आप इसमें भी बॉल टेम्परिंग की 1% इजाजत देंगे तो ये 100% के हिसाब से डिफरेंट मालिक के डिफरेंट प्लेयर्स करते रहेंगे और फिर आप इसको फोकस नहीं करते। ठीक है अब्दुल रऊफ साहब, और ज़रा बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस मामलात के ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं कि बैनुल अक़वामी टीमों के कौन से बॉलर बॉल टैम्परिंग करते रहे और इस जुर्म के मुजरिम करार पाए अपने इस फेल के नतीजे में। तो उस पर अगर निगाह डालें तो जनाब 2001 में सचिन तेंदुलकर पर बॉल टैम्परिंग करने पर एक टेस्ट की पाबंदी आयद की गई। पाबंदी के बाद बीसीसीआई ने जनूबी अफ्रीका का दौरा ख़त्म करने की धमकी दी, जिसके बाद पाबंदी हटा दी गई। 2004 में राहुल द्रविड़ पर भी गेंद से छेड़छाड़ करने पर 50% मैच फीस का जुर्माना लगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2013 में फाफ डु प्लेसी पर बॉल टैम्परिंग का इल्ज़ाम लगा, 50% मैच फीस का जुर्माना लगा। जनूबी अफ्रीका में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्राफ्ट बॉल टैम्परिंग करने पर मुजरिम करार पाए। वार्नर और स्मिथ 1 साल की और कैमरून बैनक्राफ्ट पर 9 माह की पाबंदी लगी। महमूद आमिर साहब, फिर वही सवाल लेकर आपकी तरफ आ जाता हूँ। सिर्फ बॉलर जो गेंद डाल रहा होता है वो गेंद के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, जो बड़े इनोसेंट बल्लेबाज होते हैं, मैंने अभी नाम बताया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, स्टीव स्मिथ, फाफ डु प्लेसी, वो जनाब इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, बॉल को बनाते हैं और आप टोटली रिफ्यूज कर रहे हैं। मैं रिफ्यूज नहीं कर रहा या मैंने ये कहा था कि जो आपने कहा था ना कि कुछ प्लेयर ऐसे चले जाते, देखें बॉल को संभालना भी एक फन है। बॉल पे आपके हाथ गीले, आप उस पर नहीं लगना चाहिए, जो उसकी रफ साइड है उसको बिल्कुल सूखा होना चाहिए। बॉलर चाहता था तो उसको संभालना भी बड़ा एक फ़न है, उसको शाइन करना, किस तरह उसको लेकर चलना, ये एक फ़न है। उसको अगर आप बॉल टेम्परिंग का नाम देते हैं वो एक डिफरेंट चीज़ है। बॉल जो है रफ़ एरिया के ऊपर बहुत से बॉलर मारते थे, सफ़ेद विकेट है उसके ऊपर वो मारते, उसको वहाँ से बॉल बनता रहता था, शाइन करके बॉल की एक बन जाती थी। अब उसको बैट्समैन एज ए बैट्समैन मैं अगर संभाल के उसको चलता हूँ और मैं उसको शाइन करके अपने बॉलर को देता हूँ, तो ये नहीं करके राहुल द्रविड़ या सचिन ने उसके ऊपर कोई छेड़छाड़ की है, किसी ने उसको देखा कि उसने कोई उस पर रेगमाल मारा या उसने कोई अपने नाखून मारे, ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट के अंदर। देखें अनफेयर मीन्स चल रहे होते हैं, लेकिन किस तरह वो बॉल को संभालने की मैं बात कर रहा था, वो चलता है, वो सब कुछ करते हैं। अगर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को खुद नेगेट करने लगे तो उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। महमूद साहब, मैंने इसका अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सचिन तेंदुलकर का मैंने आपको वाकया बताया 2001 का, उन पर इल्जाम लगा, मैच फीस का फाइन हुआ, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ संभालने के बाद की, संभालने की बात कर रहा हूँ कि बॉल को संभाला जाता है। हो सकता है वो जिस वक्त शाइन कर रहा हो तो उस चीज को देखा गया हो कि बॉल एक तरफ से रफ हुआ, उसकी वजह से फाइन हुआ, वो वाकया मुझे बिल्कुल याद से काम ले रहे हैं। महमूद आमिर साहब, अब्दुल रऊफ साहब, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेले हैं, पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले, वनडे खेले, सारा काम बॉलर तो नहीं करता बॉल बनाने में, फील्डर उसकी मुआवनत करते हैं। और महमूद आमिर साहब जो है वो इस तमाम सूरत हाल से कन्नी कतरा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आप ही बता दें महमूद आमिर साहब को। असल में क्योंकि बॉलर इसलिए खुद नहीं करता कि 1992 के बाद जब बॉल टैम्परिंग का इशू पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड बड़ा इशू बन गया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा कैमरे और बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था बॉलर की हैंड्स पे। तो जितने भी बॉलर्स बॉलिंग करते थे स्पेशली पाकिस्तान के, उनके हाथों पे कैमरों का फोकस होता था और काफ़ी ज़्यादा कैमरे होते थे। तो उनकी नज़र ही सिर्फ उन बॉलर्स पे होती थी जो थोड़े से डाउटेड थे कि शायद ये बॉल टैम्परिंग में इन पे ये कर सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये एक वे आउट निकाला था इसमें कि जितने भी बैट्समैन थे उस टाइम के, उन्होंने फिर ये चीज़ अपने हाथ में ली थी। और वो डिफरेंट चीज़ है क्योंकि हर एक जो 11 दूसरे लोग फील्डिंग कर रहे होते हैं, उन पर कैमरा रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो चंद एक सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बॉल, तो यही तो मैं महमूद से कह रहा हूं। एक मिनट एक सेकंड सर रऊफ, अब जो एक कैमरा है ना वो सिर्फ बॉल को फॉलो कर रहा होता है कि बॉल किसके पास है। बॉल अगर बॉलर के पास है वो फॉलो कर रहा होता है। भी ये बात करें, कारीगरी दिखा देते हैं, तो कोई भी कर सकता है ना, मतलब ये नहीं कि बॉलर ही कर सकता, मतलब बॉल को फॉलो कर रहा है कैमरा, वो किसी प्लेयर को फॉलो नहीं कर रहा। देखिए असल में यही फनकारी है कि यही चीज होती है कि आपके, और उन फनकारों की बड़ी कदर भी होती है ना रऊफ साहब, या नहीं होती?
बिल्कुल होती है, बिल्कुल। देखिए वाइट बॉल क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया में होता है, अब तो वनडे क्रिकेट में दोनों एंड से जो है अलग अलग बॉल होता है। पहले तो ऑस्ट्रेलिया में होता था कि दोनों एंड से नया बॉल अलग बॉल होता था, फिर कभी वनडे क्रिकेट में ये हुआ कि 31 ओवर के बाद बॉल तब्दील कर दिया जाता था। लेकिन अब आप किस तरह देख रहे हैं, अभी बॉल टेम्परिंग होती है या नहीं होती? अभी बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें देखें एक चीज मैं आपको स्पेसिफाई बता देता हूँ कि जो जिन बॉलर्स के बारे में हम बात करते हैं कि 5 साल या 8 साल खेल के भी उनको बॉल नया बॉल करना नहीं आया, वो उसके बाद सेकंड पे आते हैं और थोड़े से पुराने बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं। वो ये नहीं होता कि वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि सेकंड जो सेमी बॉल होता है उसमें, बल्कि उनके पास एक्सपर्टीज ये होती है कि वो बॉल टेम्परिंग जो हुई होती है, टेम्पर बॉल के साथ वो ज्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं। उनके साथ जो ओरिजिनल हालत में बॉल होता है, नया बॉल होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको संभालना और कंट्रोल करना और उससे बॉलिंग करना। वो चाहे 5 साल खेलें या 10 साल खेलें, वो कभी भी नया बॉल करने के काबिल नहीं होते, वो कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही बॉल 8-10 ओवर के बाद बॉल अपनी थोड़ी सी शेप चेंज करता है या उसको बनाया जाता है, उसके बाद ऐसे बॉलर्स के हाथ में बॉल दे दी जाती है कि आके आप अपना काम करें। अच्छा, महमूद हामिद साहब तो मानने के लिए तैयार नहीं है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो 6 टीमों के नए फार्मूले के साथ खेली गई, अहमद शहजाद के ऊपर जो है उंगली उठी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले नसीम शाह के ऊपर जो है सवाल उठा कि बॉल टैम्परिंग वो कर रहे थे, पूरी टीम को जो है वो सिंगल आउट किया गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अभी पाकिस्तान सुपर लीग में, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रंजन मधुगालू जो मैच रेफरी थे उन्होंने इस बात से इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई। नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी के मैच में सरफराज अहमद ने कहा कि जो SOP है उसके मुताबिक हमने रिपोर्ट की है। वाब रियाज के हवाले से उन्होंने खुला नाम नहीं लिया, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम को उन्होंने सिंगल आउट किया। आप कह रहे हैं सब ठीक चल रहा है? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि सब ठीक चल रहा है। आप मेरी बात को डिफरेंट उसमें लेंगे। देखिए बॉल टेम्परिंग हुई है, होती है, हर जगह पे हुई है, पहले भी होती रही है, अभी भी होती रहेगी। ठीक है, कैसे होगी? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश इसको लीगल बनाना आसान होगा या नहीं? नहीं, लीगल मैं नहीं समझता कि इसको लीगल बनाए, क्योंकि जो बगैर थूक लगाए हुए बॉल की चमक को खत्म किए हुए कैसे? नहीं, आप मुझे बताएं, अगर उसको एक तरफ से रफ करेंगे जैसे वसीम अकरम ने कहा और दूसरी तरफ से उसको शाइन नहीं करेंगे तो फिर भी गेंद स्विंग नहीं होगा। तो टेम्परिंग तो फिर बेकार हो गई ना। कोरोना वायरस का मामला है, क्यों कोरोना वायरस का जो मामला है, रिवर्स स्विंग के लिए आप कैसे करेंगे? उसको थूक नहीं लगाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे? शाइन कैसे करेंगे आप? जी, किस चीज से शाइन करेंगे? क्रीम लगाएंगे फिर आप, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने क्रीम लगा के शाइन किया और दूसरी तरफ से उसको रफ कर दिया आपने नाखून से या सैंड पेपर से, तो बैट्समैनों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। ये भी इत्तलात आ रही है कुकूबरा जो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है बॉल बनाने के हवाले से, अब वो एक ऐसी बॉल बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसको थूक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं उसकी शाइन बरकरार रखने के लिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और जहाँ तक आपने जो पीछे सवाल पूछा कि ये किस तरह बगैर थूक लगाए बॉल को कैसे स्विंग किया जा सकता है, इसको कैसे शाइन किया जा सकता है, तो उसका मैं सबसे पहले ये जवाब दूंगा कि देखिए जब आप सर्विया वगैरह या थूक वगैरह लगाते हैं बॉल पे, उसका मकसद यही होता है कि थोड़ा सा बेट किया जाए लेदर को और उसके बाद शाइन किया जाए। और जब जो भी बॉलर बॉलिंग करता है, चाहे जितना भी कंडीशन ठंडा मौसम हो या वेदर जैसा भी हो, तो जब भागता है, रनिंग करता है, 1-2 ओवर करता है, तो उसको पसीना डेफिनेट आता है। तो जब वो स्वेटिंग आती है तो वो जो थूक वाला काम है वो पसीने से भी लेके बॉल को वो शाइन कर सकता है, क्योंकि आपने एंड ऑफ द डे आपने यूज तो पानी करना होता है ना उसके लेदर को शाइन करने के लिए, तो वो किसी भी शेप में आपको। लेकिन अगर राउत साहब ये तो आपने बता दिया थूक लगाना भी मना है, पसीने लगाना भी मना है, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, पसीने में तो अभी तक मेरा ख्याल है कि कोई मसला ऐसा नहीं कि उसको मना कर दिया जाए। अच्छा, बैट्समैन के लिए कितना अजाब होता है महमूद हामिद साहब ये रिवर्स स्विंग होना, बॉल टेम्पर होना? मैंने तो सुना जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे पहले ओवर में बॉल छिल जाया करता था। आपकी मुस्कुराहट बड़ी कहानी सुना रही है। मतलब उस ज़माने में इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था, इतना ना मैच रेफरीज इतने बाद में आना शुरू हो गए थे, फिर वो चेक होने लगा था बॉल। लेकिन इनिशियली ईजी भी होता था बैट्समैन के लिए, अगर आप शाइन देख के बैटिंग करते हैं तो आपके लिए भी ईजी होता था, फिर बॉल छुपा के बॉलर्स बॉलिंग करते थे। कोई ऐसा मैच जिसमें रिवर्स स्विंग छीला हुआ बॉल जो है आपके लिए अजाब बन गया डोमेस्टिक क्रिकेट का? एज सच मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता कि आजकल ज़रा सा बैट्समैनों को आदत ही नहीं है इस वक्त खेलने की, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग खेलने की आदत नहीं है। जहाँ पर होने लगता है वहाँ बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे दौर के अंदर जो बैट्समैन थे उनके लिए मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि वो इतना कंसंट्रेट उस चीज़ पे कर रहे होते थे कि शाइन से बॉल जा रहा है तो विद द शाइन जा रहा है, तो शाइन को देख के बैटिंग करते थे, तो उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता था। और लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब गेंद स्विंग होने लगे तो डेफिनेटली फिर तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर अनफेयर मीन्स के साथ अगर आप क्रिकेट कोई भी गेम खेलते हैं तो वो अच्छी चीज़ है। जैसे रऊफ़ ने कहा कि आपने बॉलर्स को जो 60 पर उस पर 15% पे इजाज़त दी,
तो हमारे बॉलर तो 50-50 पर की बॉलिंग कर रहे थे, तो वो फिर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो फिर ख़राब होने लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद हामिद साहब, हमें आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ़ साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान सुपर लीग लाइव स्ट्रीमिंग पर जुए के मामलात पर गुफ्तगू की। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शेखान एजाज साहब मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा खालिद महमूद साहब मौजूद थे। और आज दूसरे हिस्से में हमने बॉल टैंपरिंग के हवाले से बात की। कोरोना वायरस के बाद गेंद को थूक लगाने के हवाले से जो है ख़ास तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, इस हवाले से महमूद हामिद साहब ने क्या कहा, अब्दुल रऊफ़ साहब ने क्या कहा, माजी के मामलात के हवाले से हमने गुफ्तगू की। यही जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।